हेलो एवरीवन। आज हम सेक्शन 360 बीएनएसएस का पढ़ेंगे और समझेंगे। सेक्शन 360 बीएनएसएस का जो है वो सेक्शन 321 सीआरपीसी का हुआ करता था। ऑल्दो थोड़ा सा इसमें चेंजेस है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेक्शन 360 पढ़ाने का मेरा अप्रोच ये रहेगा कि सबसे पहले मैं सेक्शन 360 का जो बेयर प्रोविजन है वो रीड करूंगी। उसके बाद उसके जो भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे उसका ब्रेक डाउन करूंगी। फिर उसके बाद मैं लैंडमार्क जजमेंट और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको डिस्कस करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 360 का मार्जिनल नोट कहता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो रीड करने से पहले मैं बता दूं कि जो ऑफेंस होता है या क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, तो प्रोसिक्यूशन भी कौन करता है? स्टेट करता है। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो स्टेट के ही अथॉरिटी, एक तरह से स्टेट के ही नुमाइंदे होते हैं या स्टेट के ही ये पर्सन होते हैं, अपॉइंटेड बाय द स्टेट ही होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि इनको काम दिया जाता है कि ये स्टेट के बिहाफ पे केस को फाइट करें कोर्ट में। आइए रीड करते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो पब्लिक की एप्लीकेशन जो है विड्रॉल की, हमेशा कौन मूव कर सकता है कोर्ट के पास? या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसका रीजन इसको मैं बता चुकी हूँ कि क्योंकि जो ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। जब भी कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो माना जाता है कि वो ऑफेंस जो अगेंस्ट द स्टेट है, क्योंकि वो पब्लिक रॉन्ग है। तो प्रोसिक्यूशन भी कौन इनिशिएट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ऑब्वियसली अगर वो उस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी काम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेंगे। और खास करके जो इंचार्ज ऑफ अ केस है, कोई थर्ड पर्सन चाहे कि उस केस को विड्रॉ कर सके तो आंसर इज नो, वो विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकंड एसेंशियल इसका है कि इट ऑलवेज हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब कि ऑल्दो प्रोसिक्यूशन कौन इनिशिएट किया है? स्टेट। उन्हीं के नुमाइंदे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। लेकिन क्या ये विड्रॉवल जो है बिना कोर्ट के कंसेंट के हो सकता है? तो ऑब्वियसली आंसर नहीं है, क्योंकि हमेशा जैसे ही एक बार आपने क्रिमिनल लॉ, वंस द क्रिमिनल लॉ इज सेट इनटू मोशन, द कोर्ट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू पिक्चर। और अब अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वहां पे कोर्ट की कंसेंट रिक्वायर्ड है। बिना कोर्ट की कंसेंट के आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और ये जो मे टर्म यूज हुआ है, ये मे टर्म, इसको आपको पढ़ना है मे विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन। तो इसको कभी भी ये मत तो सोचिएगा कि ये मे जो है ये इसके साथ जाएगा, मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। इट मे हैज टू बी रेड विद दिस sentence, that withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any। So withdrawal, it is the discretion of the public prosecutor or assistant public prosecutor to withdraw the case, but the consent of the court is mandatory। बिना कोर्ट के कंसेंट से, बिना कोर्ट के कंसेंट के आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। फिर इसमें जो थर्ड इसेंशियल है, दैट इज एट एनी टाइम। अब ये अभी आपको पता रहना चाहिए किस स्टेज पे आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इंक्वायरी के स्टेज पे, ट्रायल शुरू होने के स्टेज पे, या फिर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। तो कब आप ये मूव करेंगे एप्लीकेशन? तो इसमें ये बता दिया है कि किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, जजमेंट प्रोनाउंस्ड होने से पहले पहले पीपी या फिर एपीपी जो है विड्रॉल के एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब ऐसा होता है कि मान लो एक किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट 4-5 चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। उस केस में जो प्रोसिक्यूशन है या एपीपी जो है एक किसी की ऑफ एक जो चार्ज है उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस अक्यूज को, तो वो भी कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द ऑफेंस। या फिर पूरा पूरा केस विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस अक्यूज के अगेंस्ट, तो वो भी अलाउड है, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर फर्दर हम रीड करेंगे।
एंड अपॉन सच विड्रॉल, अब यहाँ से हम ये जो क्लॉज ए और क्लॉज बी का पढ़ेंगे, हमें समझ में से आएगा कि इफेक्ट क्या होगा उस विड्रॉल का। अगर पीपी और एपीपी केस विड्रॉ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर अक्यूज के अगेंस्ट, तो उसका अक्यूज या उसके केस के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो दो स्टेज हैं। अगर विड्रॉवल जो हुआ है बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, मतलब कि चार्ज, जैसे हमें पता है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है क्रिमिनल केस में तो ट्रायल शुरू हो जाती है। तो बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड मतलब बिफोर ट्रायल हैज स्टार्टेड, उससे पहले पहले अगर विड्रॉल अलाउ कर दिया गया है विड्रॉल के एप्लीकेशन, तो उस केस में accused shall be discharged in respect of such offense or offenses, तो उस केस में accused को माना जाएगा कि accused discharge हो गया। फिर सेकंड कहता है कि if it is made after a charge has been framed or when अंडर दिस संहिता नो चार्ज इज रिक्वायर्ड, मतलब या तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ये विड्रॉल का एप्लीकेशन अलाउ किया गया है, या फिर चार्ज रिक्वायर्ड ही नहीं उस केस में फ्रेम करना, जैसे समन्स केसेस में होता है कि वहां पे चार्ज, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो उन केसेस में अगर एप्लीकेशन जो है अलाउ किया गया है आफ्टर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, तो उस केस में अक्विटल उसको माना जाएगा कि पर्सन हैज बीन अक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कि आप अगर एक पर्सन जो है उसको जो विड्रॉल एप्लीकेशन है अगर किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में वो चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले अलाउ कर दिया गया, तो उस केस में अक्यूज को डिस्चार्ज माना जाएगा। और अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद एप्लीकेशन अलाउ किया गया, तो उस केस में ही शैल बी अक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, तो उसको अक्विटल माना जाएगा कि उसका अक्विटल हुआ है। और डिस्चार्ज और अक्विटल के बीच में डिफरेंस ये मैं एक अलग वीडियो बना के समझा दूंगी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं कि प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड और was investigated under any central act, मतलब रीड कर लेते हैं, involved in misappropriation or destruction of or charge to or damage to any property belonging to the central government और was committed, तो मोटा मोटी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस जो है वो सेंटर के अगेंस्ट कमिट किया गया है, जो कि सेंट्रल एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए उस ऑफेंस को, तो जिस भी ऑफेंस में जो भी ऑफेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया गया है, उसमें सेंटर इन्वॉल्व है, उस केस में in this the prosecutor in charge of a case has not been appointed by the central government, और उस केस में अगर जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है वो पीपी कर रहा है और वो प्रोसिक्यूट जो पीपी है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नहीं अपॉइंट किया है, तो उस केस में जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन न दे दे, तब तक जो वो पीपी है वो कोर्ट के पास विड्रॉल एप्लीकेशन नहीं लगा सकता before it permission granted by the central to withdraw from the prosecution। और कोर्ट के ऊपर भी एक डायरेक्शन दे दिया गया कि कोर्ट भी अगर देखेगी कि कोई ऐसा पीपी जो केस का इंचार्ज तो है लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट किया है, ऑल्दो जो जिस केस में वो पीपी उसको अपॉइंट किया गया उस केस में वो जिस भी केस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंटेड नहीं है, तो उस केस में कोर्ट जो है डायरेक्ट करी, और जिस केस को वो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो ऑफेंस जो है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर कोई सेंटर एक्ट है उसमें इन्वॉल्व है, तो उस केस में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से आप विड्रॉल नहीं पॉसिबल है, और कोर्ट भी है उस समय पीपी को डायरेक्ट करेगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन ले, उसके बाद ही विड्रॉल अलाउ किया जाएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं, जैसे कि जहाँ पे ऐसे लॉ जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करती है, वाज इन्वेस्टिगेट, या फिर कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। तो वही जहाँ कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में है, ऑफेंस कहीं ना कहीं रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉपर्टी हो गई या फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन उस पर्टिकुलर लॉ में से रिलेटेड है, या फिर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एक्ट के अंदर हो रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना कंसेंट के आप
विड्रॉल नहीं कर सकते, स्पेशली अगर पीपी वहीं पे अपॉइंटेड रहता सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वहां पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे अगर पीपी नहीं अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस के द्वारा, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले कंसेंट लेनी होगी, उसके बाद फिर एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा कोर्ट में, फिर कोर्ट अकॉर्डिंगली देख के फिर डिसाइड करेगी कि उसको फिर कंसेंट देना है कि नहीं, और फिर विड्रॉल होगा, अलाउ करेगी। अब ये एडिशनल चीज है जो कि आपको सीआरपीसी के सेक्शन 321 में नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं ऐड की गई है बीएनएसएस में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोवाइडेड further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim of the case। बिना विक्टिम को सुने हुए कोर्ट जो है विड्रॉल नहीं अलाउ करेगी। तो पहले ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था, पहले विक्टिम का सच कोई रोल नहीं होता था, जब भी विड्रॉल की प्रोसीडिंग चलती थी तो उसमें विक्टिम का कोई से नहीं था, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि बीएनएसएस जो है, बीएसए जो है, या फिर बीएनएस जो है, इन सबका पर्पस क्या है, जस्टिस ओरिएंटेड है, और इसलिए विक्टिम का भी इसमें से रखा गया है कि फेयर ट्रायल स्टैब्लिश हो सके और जस्टिस एडमिनिस्टर हो सके, इसलिए विक्टिम को कि बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना उसको सुने हुए कोर्ट जो है विड्रॉल अलाउ नहीं करेगी। ये हमने पढ़ लिया इसका बेयर प्रोविजन। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जैसे केस लॉज क्या क्या, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने ग्राउंड नहीं मेंशन करा है कि किस ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट, आपको कुछ ग्राउंड मेंशन करना होगा कि किस ग्राउंड पे आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं, पीपी और एपीपी। तो ये दो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट, एक शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, दूसरा स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत है जो कि 2021 की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये दोनों। इसमें कोर्ट ने डिस्कस करा है कि विड्रॉल के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। जैसे पीपी और एपीपी क्लेम कर सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस है ही नहीं उस केस में, या फिर इनएक्सपीरियंसी टू प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन, उनको लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का, और इसमें जरूरत नहीं है उसको, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट करने की उसमें जरूरत नहीं है। या फिर पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये आपको सुनने में थोड़ा वेग टर्म लगेंगे, और ऑब्वियसली ये उनके स्कोप बहुत वाइडर है, और ये ड्यूटी होगी पीपी और एपीपी की कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि कैसे दैट पर्टिकुलर विड्रॉल इज essential for the administration of justice or it is required in the interest of the public policy, or there is a paucity of evidence। तो ये इनकी ड्यूटी होती है कि ये कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको ग्राउंड्स बता दिए, ऑल्दो ये इलस्ट्रेटिव है, ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं, और भी ग्राउंड्स हैं जिन पे कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि विड्रॉल उसको देना है कि नहीं देना है। और दूसरी बात कि जब कोर्ट कंसेंट देगी तो कोर्ट क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेगी, इस पे भी कुछ गाइडलाइन आपको सेक्शन 360 में नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इलेबोरेटली शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिस्कस करा है कि एट दिस स्टेज, at the time of granting consent for the withdrawal of the prosecution, courts do not have to inquire the issue of conviction or acquittal of accused। तो इस स्टेज पे कोर्ट ये इंक्वायरी नहीं करेगी कि उस केस में अक्यूज का अक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन होगा। विड्रॉवल अगर कोर्ट को ग्रांट करना है या नहीं ग्रांट करना है, इसको कंसेंट देने के लिए कोर्ट ये इंक्वायरी नहीं करेगी कि उस केस में अक्यूज को कन्विक्ट किया जाएगा या अक्यूज किया जाएगा या फिर अक्विटल किया जाएगा।
Rather, the court only need to restrict itself to provide consent through supervisory manner. तो कोर्ट को यहाँ पे सुपरवाइजरी मैनर में ही ऊपर ऊपर से ही देखना है कि वहां पे विड्रॉवल दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो अगेन फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या क्या फैक्टर्स कोर्ट कंसीडर करेगी। ये तो नेगेटिव इन नेचर होगा कि क्या कोर्ट को नहीं करना है। कोर्ट को ये इंक्वायरी नहीं करनी है कि उस केस में अक्विटल होगा या अक्यूज होगा। तो फिर कोर्ट को करना क्या है, क्या कोर्ट देखेगी अकॉर्डिंगली कंसेंट अपना ग्रांट करेगी या फिर डिनाई करेगी। तो ये इन केसेस में ही डिस्कस किया गया है कि कोर्ट को देखना हो कि whether the application was made in good faith and was it in the interest of public policy and justice। फिर कोर्ट ये भी देखेगी कि ऐसा तो नहीं है कि जो एप्लीकेशन मूव किया गया ओनली टू थ्वाट और स्टिफल द प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कोर्ट कंसीडर करेगी, फिर अकॉर्डिंगली अपने कंसेंट ग्रांट करेगी विड्रॉल की। अब मैं बता रही थी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, सीआरपीसी के सेक्शन 321 में और बीएनएसएस के सेक्शन 360 में। तो ये जैसा कि ये प्रोविजन नहीं था 321 में और अब विक्टिम को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बाद ही उसको विड्रॉ किया जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।